नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा और हमारे साथ में हैं डॉक्टर नैना मैम। और आज आपको ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि 2022 में जब होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, तो हमने और हमारी टीम ने, डॉक्टर नैना मैम ने, आज हेमलता मैम हमारे साथ उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, लेकिन फैकल्टी के रूप में हमारी शिक्षा टीम में वो हमेशा हमारे साथ हैं। और हम सभी के अध्यापन से पिछली परीक्षा में लगभग 21 बच्चों का होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी पर चयन हुआ। तो हमारी वही पूरी टीम एक बार फिर से एक डेडिकेटेड बैच लेकर आ रही है, जो कि 5 जनवरी सोमवार से शुरू होने वाला है। इसकी डिटेलिंग के लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाया है। आज डॉक्टर नैना मैम इंदौर से चलकर आई भोपाल की। सर, हम बच्चों के लिए सिलेबस डिकोड करने वाले हैं कि होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर में जो सिलेबस है वो कितना पार्ट महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं पहले ये बता दूं कि हम एचएमओ का जो बैच है वो 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी कल तक जो फ़ोन कॉल आ रहे थे, मैसेज कॉल आ रहे थे, उनका सबका ये कहना था कि सर एकदम से फ़ीस आप मत बढ़ाइएगा। तो हमने मंडे तक के लिए फ़ीस को बढ़ाने से रोक दिया है। तो आप मंडे तक, यानी कि फ़ीस जो 16,000 है उसकी जगह पे आप 8,000 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि संडे तक, कल लास्ट डेट रहेगी संडे की। मंडे से जब क्लास शुरू होगी तब हम इसकी फ़ीस इंक्रीज़ कर देंगे। तो मैं अब समय ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, पर मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ इस वाले बैच को आप ज्वाइन करें। और हम लोग बहुत अच्छी मेहनत करेंगे आपके साथ। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी सी हम करेंगे, और इस तरह से हमारा कारवां सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। तो अब मैं माइक दूंगा नैना मैम को, जो आपको इस सिलेबस के बारे में और पेपर के पैटर्न के बारे में अच्छे से बताएंगे। थैंक यू शर्मा सर। और सर ने बताया कि मैं आपको होम्योपैथिक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो होम्योपैथिक के जो बीट पार्ट है जिसमें हमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि हमारा बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से 100 में से 300 मार्क्स का हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कि आपकी माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो हमें ध्यान करके ऑप्शंस को चूज़ करना है। माइनस मार्किंग होती है इसके अंदर। तो 300 का जो पेपर होगा, 300 मार्क्स रहेंगे आपके उसमें से। और आगे मैं आपको सिलेबस के बारे में बताती हूँ, कितनी यूनिट्स आएंगी और उसमें से क्या इम्पोर्टेंट और हमें किस तरीके से पढ़ना है वो आज हम जानेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या यूनिट्स आने वाली है और हमें कैसे पढ़ना है, और हम सब्जेक्ट को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पहले यूनिट में। पहले यूनिट में हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो है हमारा फर्स्ट यूनिट। आप सब ने फर्स्ट प्रॉफ में जो है ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। फर्स्ट प्रॉफ में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिसमें कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट करना है, सेल डिवीज़न से स्टार्ट करना है, कि सेल का डिवीज़न जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमारी एनाटॉमी स्टार्ट होगी। और उसमें हमें डेवलपमेंट पार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे जो रीजनल एनाटॉमी है, दैट इज़ रीजनल एनाटॉमी से अपने को अपर लिम्ब, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जो अपने फर्स्ट ईयर में हमने जो पढ़ा था, हेड, नेक, ब्रेन, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग हम पढ़ाएंगे। साथ में हम उसके एमसीक्यूज़ भी आपको उसके साथ साथ ही करवाते जाते हैं। ओके। और नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे सिस्टम, अगर हम ये पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, एनाटॉमी क्लियर हो जाती है, फिजियोलॉजी क्लियर हो जाती है, तो आगे के सब्जेक्ट हमारे और इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इनको पढ़ाते पढ़ाते साथ में एक एक टॉपिक के साथ उनके एमसीक्यूज़ भी हम हमारे भोपाल एकेडमी में से सॉल्व करवाते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, जो भी हमने फर्स्ट प्रॉप में पढ़ा था। फिजियोलॉजी में अगेन दैट ऑल द सिस्टम वी हैव टू लर्न। हर एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एवरी सिस्टम, हर एक सिस्टम का हर एक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम आपको साथ में सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट इज हमारा ये हो गया फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने देखा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हमें बोन्स और बोन्स के बारे में और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फिजियोलॉजी में हमने सारे सिस्टम कवर करने। नेक्स्ट हमारा आता है
होम्योपैथिक फार्मेसी। अब नेक्स्ट सेकंड जो यूनिट है होम्योपैथिक फार्मेसी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं होता और इसे हम पूरे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। छोटे पार्ट्स होते हैं और इसको हम रिवाइज करने में इजी होता है, इसलिए ये वह बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो इसमें आप क्या देखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, फार्माकोपिया और उससे रिलेटेड जो भी हमारी स्पेशलिटी या ओरिजिनलिटी है वो सब हम देखते हैं इसके अंदर। साथ में मेडिसिन्स कैसे बनती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उनका जो वेट है और कैसे प्रोसेस होती है बनने की, वो सारा हम फार्मेसी में देखते हैं। पोटेंटाइजेशन क्या होता है, जो हमारी होम्योपैथी की स्पेशलिटी है ना। पोटेंटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोटेंटाइजेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। व्हीकल, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, ऑल वी हैव टू सी इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज organon of medicine and homeopathic philosophy. Again, दिस इज़ ऑल्सो ए होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स एंड वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट टू लेके फाइनल ईयर तक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पढ़ा है। पिछले साल जब पीएससी आया था, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बने थे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में से, और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में से जो हमने पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों को सॉल्व करने को वहाँ पे मिले थे और ईजी थे। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके एमसीक्यूज करा चुके थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम जो होम्योपैथिक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में पढ़ाएंगे उसमें हम पूरे एफोरिज्म हमें पढ़ने हैं। जितने भी एफोरिज्म बनते हैं उसके अंदर क्या एमसीक्यूज बनते हैं वो हमें देखने हैं। हमारे जो पायनियर्स हैं उनके बारे में समझना है। होम्योपैथी का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हमें इसमें देखना है। तो ये सब हम आपको हमारी एकेडमी में कराएंगे और उसके साथ ही साथ वहीं के वहीं हम इनके एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए। Next is homeopathic materia medica and repertory. Again this is a homeopathic subject. Homeopathic materia medica and repertory, हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। उसमें से क्या इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं जो अब तक आ चुकी हैं जिनके एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। वो कैसे हम अप्लाइड करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम एलेंस में देखते हैं, जो रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। और हम जब मेडिसिन पढ़ते हैं वहीं के वहीं हम उसकी फार्मेसी भी देख लेते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों को समझने के लिए और याद रखने के लिए, क्योंकि मटेरियल इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो उसको समझना, उसको याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट हम जैसे पढ़ाते हैं वहीं के वहीं हम जब मेडिसिन सॉल्व करते हैं तो उनका रिलेशनशिप देख लेते हैं, उनका जो ओरिजिन कैसे हुआ है, उनकी फार्मेसी क्या है, वो सब हम वही देख लेते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो इस पैटर्न में आपको पढ़ना है। जब भी आप कोई मेडिसिन पढ़ते हैं, जैसे पिछले पीएससी में रेननकुलेसी बल्बोसा का जो रिलेशनशिप आया था हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना, तो वो इजी हो गया हमें सॉल्व करना। तो वैसे ही रिलेशनशिप आपको वहीं याद रहना चाहिए और वो याद हो जाते हैं जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे सारी ही मेडिसिन कवर हो जाती हैं। ऑलमोस्ट आपके पास हमारे पास 105 मेडिसिन यहाँ पे बताई गई हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में इसका जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से कंपैरिजन करके हमें और अच्छे से मेडिसिन्स जो हैं याद हो जाती हैं। 202, 203, 204 ये जो मेडिसिन्स हैं आपको हम सारी की सारी 200 से 300 मेडिसिन जो है हम उनको कवर करवा देंगे। होम्योपैथिक रिपर्टरी, अगेन होम्योपैथिक रिपर्टरी में एफोरिज्म्स बताए गए हैं, केस टेकिंग बताई है जो हम ऑर्गेनॉन में भी पढ़ेंगे और रिपर्टरी में भी पढ़ेंगे। और रिपर्टरी में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिपर्टरी आपको देखनी है। ठीक है, रिपर्टरी में क्या बॉनिंग-हसन की, कैंट की रिपर्टरी, क्लार्क की रिपर्टरी, दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिपर्टरीज। और कुछ रूब्रिक्स हैं जो हर बार जो रिपीट होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आवर पैथोलॉजी। पैरासिटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, ये हमें देखना है।
ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है जिसमें से स्कोरिंग रहता है हमारे लिए, जितना छोटा रहता है उतना स्कोरिंग है, क्योंकि हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। जहाँ वास्ट सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे सर्जरी हो गई, अपनी मटेरिया हो गया, उसको रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जब आप एमसीक्यूज बार बार लगाते हैं या उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि इसमें से क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अभी तक आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये आपका 5th यूनिट हो गया, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी। दिस इज़ ऑल्सो ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। यू ऑल नो कि बहुत वास्ट नहीं है, बहुत छोटा यूनिट है ये, तो इसमें से आपको बहुत स्कोरिंग मिलता है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें जो लीगल प्रोसीजर्स होती हैं होम्योपैथिक में या मेडिकल फील्ड में, वो आपको पढ़नी है और उसके एमसीक्यूज हमें लगाने हैं, और हम इसको पर टॉपिक वाइज हम इसके एमसीक्यूज बनाते हैं और फिर उससे हम सॉल्व करते हैं। इसमें से भी पिछले बार जो 2022 में जो MPPSC आई थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है फॉरेंसिक के हमारे पास जो बच्चे पढ़ते थे, तो उनको वो देखने को मिले कि हाँ वो क्वेश्चंस रिपीट हुए जो हमने उन्हें पढ़ाए हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन आप बोलते हैं, PSM। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये यूनिट हम कवर करेंगे। तो हमारी जो 7th यूनिट है दैट इज प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। एमसीक्यूज में आपको हेल्थ डिसीज़ और इन्फेक्शस डिसीज़, वायरल डिसीजेस, उनके बारे में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं हमारे यहाँ पे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज इसके अंदर बनते हैं जो हम आपको करवाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज की मिल जाएंगी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार हमारे आए थे PSC में। सर्जरी जो है अगेन इट इज़ ए वास्ट सब्जेक्ट, तो इसमें से आपको जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं, वहीं के वहीं हम उसकी सर्जरी वाला पार्ट भी करवा देते हैं, है ना। और उससे रिलेटेड जब हम ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ईजिली सॉल्व हो जाती हैं कि कैसे उसे सॉल्व करना है, क्या उसके अंदर हो सकता है। जैसे जनरल अगर अपन पढ़ते हैं, जनरल में हम अलग से उसे पढ़ाते हैं, जनरल बेसिक जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स बताते हैं, और उसके साथ जो भी टॉपिक्स हैं जैसे हेमोरॉइड हो गया, शॉक हो गया, ये जो है जनरल में आता है, तो ये हम वहाँ पे अलग से एक हमारा यूनिट होता है, उसको हम पढ़ाते हैं। और जब हम दूसरा यूनिट पढ़ाते हैं जनरल से अलग, तब जो है हम उसको उसके साथ उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन साथ में करवाते जाते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही हमें हर टॉपिक को पढ़ना चाहिए जो इजी लगे, हमें उसके साथ उसका रिलेशनशिप पता चल जाए हमें। वैसे हमें ऑर्थोलॉजी, ENT इसी में सर्जरी में ही आता है, ENT का जो पार्ट है इसी के अंदर कवर हो जाता है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी हो जाता है, और इसमें भी ये ENT कवर हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन गायनी में हम देखते हैं कि ये भी हमारा छोटा यूनिट है, जो यूनिट 9 है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसे हम हर एक पार्ट को, जैसे एंटीनेटल केयर से लेके पोस्ट नेटल केयर तक की जो भी प्रोसेस होती है, उसके हम क्या क्या MCQs बन सकते हैं वो हमें ध्यान में रखना है, और उसी टॉपिक को उसी आना, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, राइट, बहुत सारे सब्जेक्ट, 10 यूनिट्स आने वाली है और हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं। तो 12 सब्जेक्ट्स को हमें हर एक चीज़ को डिटेलिंग में पढ़ना हम अभी नहीं कर सकते, है ना। जो हमने 5 साल पढ़ा है वो हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ से हम MCQs बन सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने वो चीज़ पढ़ी हो, अभी पढ़ी हो, लेकिन हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसे कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमें उस अनुसार हम लोग जो है, हमारी स्टडी है, जो हमारे प्रोसेस है पढ़ाने का, वो इस तरीके से है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर सको। सो यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इज द यूनिट 9, and the last is practice of medicine. Practice of medicine is a very vast subject, जो जब हम
किसी भी डिसीज़ को पढ़ते हैं तो साथ में अगर हम फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सर्जरी ये पढ़ रहे हैं, साथ में हम उसका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, डिसीज़ कैसे, मेडिसिन कैसे देखी जाएगी, डिसीज़ में क्या देखा जाएगा, वो सब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा वहीं के वहीं सॉल्व करते जाते हैं। तो हमें ये सब्जेक्ट भी कम लगने लग जाता है और ईजी लगने लग जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम सारे टॉपिक के साथ पीडियाट्रिक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो इसके साथ हम पीडियाट्रिक्स पे भी बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। तो ये आपने सारी यूनिट देखी, 1 से लेकर 10 तक यूनिट्स हैं और 12 सब्जेक्ट्स हैं। इसको हम MCQs के साथ जो है सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही सिलेबस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि बहुत इजी सिलेबस रहेगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, आपने देखा कि हमने आज सिलेबस को डिकोड कर लिया है, और ऐसे ही आपको और जानकारी के लिए हम और वीडियोस बनाएंगे। और आप चाहते हैं, आपका सपना है HMO बनने का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 5 जनवरी से, और आपको दोनों पेपर का यहाँ पे मिल जाएगा, पेपर A एंड पेपर B। और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।